हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया थर्ड एडिशन बुक हम इसे यहाँ पर कवर करेंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 को कवर करेंगे, दैट इज़ बेसिक की कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, ये दो वर्ड्स हमने पढ़े हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ऐसे ही दो कॉन्सेप्ट हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के सामने सबसे बड़ी सेंट्रल समस्या क्या है। इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। फिर प्रोडक्शन ऑफ पॉसिबिलिटी फैक्टर, पीपीएफ जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंडिफरेंस कर्व, मार्केट स्ट्रक्चर्स, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट, एंड फाइनली पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। तो ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ। देखिए, आप खुद लोग ये इस चीज़ को सोचिए, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी आपने कॉमन पार्लेंस में सुना होगा, तो इसका मतलब क्या है। देखिए, जब भी आप ये वर्ड सुनते हैं आपके दिमाग में एक चीज़ आती है, इकोनॉमिक्स का मतलब है पैसा, मनी। लेकिन देखिए, ये इकोनॉमिक्स का सही मतलब नहीं है। मनी, फिनेंस, ये सब तो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब है कि जो भी रिसोर्सेज, स्कैर्स रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, अलोकेट करें कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। फॉर एग्जांपल, मनी में तो सिर्फ हम पैसे को काउंट करते हैं, लेकिन जहाँ पर बात आती है रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज में हम सिर्फ मनी को, फिनेंस को, इनको इंक्लूड नहीं करते। गवर्नमेंट के पास जो भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, इन सब को भी हम यहाँ पर काउंट करते हैं। तो जो भी रिसोर्सेज हैं वो सब यहाँ पर इसका पार्ट बन जाते हैं। और देखिए, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहते हैं और सप्लाई उनकी कम हो गई, लेकिन डिमांड उनकी हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से किया जाए कि मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, उसे ही हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब दो वर्ड हैं हमारे सामने, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इकोनॉमिक्स तो आपने कई बार वर्ड यूज किया होगा सब्जेक्ट के लिए। हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हम जो थ्योरिकल एस्पेक्ट को पढ़ते हैं, जो प्रिंसिपल्स ये सब हम पढ़ते हैं, वो हो गया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी आपने कई बार सुना होगा, तो एक वर्ड आपने सुना होगा इंडियन इकोनॉमी। कभी आपने ये नहीं सुना होगा इंडियन इकोनॉमिक्स, आपने सुना होगा इंडियन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो एक पर्टिकुलर कंट्री, पर्टिकुलर रीजन से एसोसिएटेड होता है कि वहाँ पर किस तरह से इकोनॉमिक फैक्टर्स काम कर रहे हैं। तो दैट इज़ इकोनॉमी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, थोड़ा डिटेल में जाएं, तो इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। तो एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी हो गया, सोशल साइंस हो गई, कंसर्न्ड विथ अलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज द आउटपुट। तो ये है एक आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग भी है, जिसमें हम आउटपुट को मैक्सिमाइज करते हैं बाय यूटिलाइजिंग अवेलेबल स्कैर्स रिसोर्सेज। अब ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे लियोनेल रॉबिन्स, इन्होंने 1935 में इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ स्कैर्सिटी भी कहा था, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या है, साइंटिफिकली जो भी स्कैर्स रिसोर्सेज हैं उनको अलोकेट किया जाता है। आपने गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स देखी होगी, जैसे मुझे अभी एक स्कीम ध्यान में आ रही है, उज्ज्वला स्कीम, जिसमें बीपीएल फैमिलीज़ को हम गैस का कनेक्शन दे रहे हैं फ्री में। तो इसमें बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो बीपीएल फैमिलीज़ की वीमन हैं उनको यहाँ पर गैस कनेक्शन दिया है। उसके लिए हमारे पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि ये बीपीएल फैमिली की लेडीज़ जो हैं, वीमन जो हैं, वो इस गैस को यूज कर सकें। तो जब हमारे पास ये रिसोर्सेज बढ़े तो हमने ऐसी स्कीम लॉन्च की ताकि जो चूल्हा है उसे हम कम से कम कर सकें और जो गैस का कनेक्शन हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। ऐसे ही मनरेगा स्कीम हो गई। तो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं आप उनको भी यहाँ पर सीधा जोड़ सकते हो। इकोनॉमी क्या हो गई, इट इज़ इकोनॉमिक्स प्ले इन सर्टेन एरिया और रीजन लाइक ए कंट्री, स्टेट एक्सेट्रा। तो जब इकोनॉमिक्स को हम प्रैक्टिकली उतारते हैं, जैसे कंट्री के लिए बात करें, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी जब वर्ड हमारे सामने आएगा तो हम इंडिया की इकोनॉमिक की सिचुएशन के बारे में ही सोचेंगे कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है, इंडिया की जीडीपी क्या है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स टर्म को देखते हैं तो सिर्फ हम इंडिया तक लिमिटेड नहीं हैं, हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में चले जाते हैं। इन्फ्लेशन क्या होती है, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होती है, हम उन कॉन्सेप्ट्स में चले जाते हैं। तो दस इकोनॉमिक्स इज थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे फिजिक्स होती है, सोशियोलॉजी होती है, केमिस्ट्री होती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो एक तरह से यह एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो गया। लेकिन इकोनॉमी इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जिसमें हम
इकोनॉमिक्स को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। अब आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। आपने कई बार 3 वर्ड सुने होंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट कह दीजिए। हालांकि इन दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन कई बार हम इन दोनों को साथ में रखते हैं। फिर इसके बाद में आती है मिक्स्ड। तो मार्केट इकोनॉमी को एक तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। मार्केट इकोनॉमी में बेसिकली क्या है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर पर किसी भी तरह की बाधा नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो व्यक्ति चाहे वो वह जाकर बेच सकता है, खरीद सकता है। तो दैट इज़ द मार्केट इकोनॉमी। जैसे आज अगर आप हमारी कंट्री में नोट करें तो रेलवेज गवर्नमेंट के अंडर ही है। हालांकि उसकी प्राइवेटाइजेशन की बात जरूर चल रही है, लेकिन वो गवर्नमेंट के अंडर ही है ब्रॉडली। ऐसे ही डिफेंस में हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी में हो गया, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में ही हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एज दी मार्केट इकोनॉमी। नॉन मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं, और कई केस में तो जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो भी मार्केट होता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है या गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर कोई कंपनी नहीं खोल सकता, सारे गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ गवर्नमेंट की कंपनी में ही प्रोड्यूस किया जाएगा। गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट बेचा जाएगा, कितना बेचा जाएगा, उसकी क्या प्राइस होगी। तो दैट इज़ नॉन मार्केट इकोनॉमी। फाइनली मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में हम प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ करते हैं, गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस भी वहाँ पर रहते हैं। जैसे आप हमारी कंट्री का एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया हुआ है, लेकिन कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें प्राइसेस फिक्स की हुई हैं। जैसे आप देख सकते हो काफ़ी मेडिसिन्स हैं जिनकी प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई है, उससे ऊपर चार्ज नहीं किया जा सकता। तो ये हो गई मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये 3 तरह की इकोनॉमीज़ यहाँ पर होती हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, इकोनॉमिक्स हमेशा एक साइकिल में ऑपरेट होती है। इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, अगर उनको आप देखोगे तो एक एक्टिविटी का नतीजा दूसरी एक्टिविटी पे सीधा आता है। अगले क्लास में, अगले चैप्टर में हम 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या हैं वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हम एंटरप्राइज के वर्ड से भी यहाँ पर बुलाएंगे। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं। मतलब अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री लगानी है, कुछ भी करना है, तो ये 4 चीज़ें ज़रूरी है। लैंड का मतलब हो गया ज़मीन, या फिर ज़मीन से निकलने वाले जितने भी रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पर लैंड का पार्ट बन जाएंगे। लेबर का मतलब क्या हो गया, जितने भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी ह्यूमन कैपिटल यहाँ पर लग रही है। देन कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल का मतलब हो गया फिनेंस से, हर चीज़ को खरीदने के लिए एक फिनेंस चाहिए। देन एंटरप्रेन्योरशिप, इन तीनों चीज़ों को साथ में लेकर काम करने के लिए किसी व्यक्ति को रिस्क उठानी होगी, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स हैं। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे, एक तो होते हैं हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स का मतलब हम जो भी कॉमन लोग हैं एक हाउस में काम करते हैं, मतलब हमारी एक फैमिली होती है, एक हाउस होता है, तो उन सबको कलेक्टिवली हम हाउस होल्ड्स यहाँ पर इकोनॉमी में बुलाएंगे। देन फर्म्स, जितनी भी कंपनीज जो भी यहाँ पर गुड्स को प्रोड्यूस करने का काम, सेल करने का काम, परचेज करने का काम ये कर रहे हैं, दैट इज़ द फर्म्स। तो इनके बीच में देखिए, अगर हम इंटरेक्शन की बात करें तो आप और मैं किसी भी दुकान पे, किसी भी मॉल में, किसी भी फैक्ट्री में क्या करने जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने जाते हैं। ठीक है, और बदले में क्या होता है, हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ पे करना रहता है। तो यहाँ पर एक आम आदमी एक फॉर्म में ये 4 फैक्टर्स प्रोवाइड करवाता है। रिसोर्सेज, मतलब जो भी कंपनी है वो रिसोर्सेज अपनी सोसाइटी से ही लेती है। लेबर, उसे सोसाइटी से ही लेबर मिलेगी। कैपिटल भी उसे मार्केट से ही मिलेगी। कैसे? हम लोग जो भी सेविंग्स करते हैं, जो भी हमारी आमदनी है उसमें से हम जो भी सेविंग्स करते हैं उसे हम कहाँ डालते हैं? बैंक्स में। बैंक्स में हम वो पैसा जमा करा देते हैं, और बैंक्स क्या करती है, इन फर्म्स को लोन देती है। ये जितनी भी फर्म्स हैं उनको बैंक लोन देती है। तो इस तरह से हमारी ही कैपिटल इन फर्म्स में जाती है, जिसके थ्रू वो अपनी एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं। फिर एंटरप्राइज, कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर सोसाइटी से ही आता है। ठीक है, और बदले में यहाँ पर फर्म से सोसाइटी को क्या मिलता है? लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस बोल दीजिए, सैलरी बोल दीजिए, फिनेंस के ऊपर एक इंटरेस्ट। अब जो बैंक ने यहाँ पर फर्म को लोन दिया है उसके बदले में उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और बदले में बैंक हमें एक इंटरेस्ट रेट पे
सेविंग अकाउंट पे एक इंटरेस्ट देते हैं, ऐसे ही फिक्स्ड डिपॉजिट पे एक इंटरेस्ट देते हैं। फाइनली जो एंटरप्रेन्योर है, जिसने रिस्क उठाई है, उसको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। तो ये एक साइकिल है जिसमें हाउस होल्ड्स, फर्म्स मार्केट में इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देन स्कैरसिटी, व्हाट इज स्कैरसिटी? स्कैरसिटी का मतलब सिंपल सा है, कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी जब कम क्वांटिटी में अवेलेबल हो, एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? स्कैरसिटी। और कॉमन पार्लेंस में हम देखें तो आप अगर अपने इर्द गिर्द नज़र उठाकर देखेंगे हमारी कंट्री में, तो कई रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनकी कमी हमारी कंट्री में चलती रहती है। जैसे आप बात कर सकते हो फिनेंस की कमी है, जिससे कई लोग गरीब रह जाते हैं, गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। ऐसे ही हम बोल सकते हैं कोल की कमी है, जिसे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। कई चीज़ें हैं जिनकी कमी है, दैट इज़ स्कैरसिटी। तो अब उसे कैसे मैनेज किया जाए? एसेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन, गुड्स को प्रोड्यूस करना, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना, कंजम्पशन, जो भी हाउस होल्ड्स हैं वो पैसा देकर उसको खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, और फाइनली कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है? देखिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ डिटेल में। लेट सपोज माई इनकम इज़ 1 लाख रुपीज़, मेरी इनकम है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। अब इसमें से मैं 40,000 रुपीज़ हर मंथ खर्च कर देता हूँ, मेरी जितनी भी या मेरी फैमिली की जो भी रिक्वायरमेंट है उस पर मैं खर्च कर देता हूँ। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ कंजम्पशन। ये हो गया यहाँ पर कंजम्पशन। बाकी के जो 60,000 रुपीज़ हैं मैं ये बैंक में जमा करा देता हूँ, ठीक है। तो एक तरह से मैंने इसको इन्वेस्ट कर दिया ताकि मुझे इस पर और पैसा मिले, कैपिटल मिले, और ये जाएगा बैंक्स के थ्रू फर्म्स के पास, और फर्म्स वहाँ पर गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे इस पैसे को यूज़ करते हुए, और इस प्रोडक्शन के थ्रू कैपिटल पे कैपिटल बनेगी, और उसे ही हम कहेंगे कैपिटल फॉर्मेशन। इकोनॉमिक एजेंट्स, व्हाट इज़ इकोनॉमिक एजेंट? इकोनॉमिक एजेंट का मतलब हो गया आप और मैं। जैसे मान लीजिए आप बाज़ार में जाते हैं, आपको कुछ सामान खरीदना है, आपको लेट्स सपोज एक टीवी खरीदना है। अब टीवी खरीदने के लिए आप अलग अलग कंपनी के टीवीज़ को वहाँ पर कंपेयर करेंगे, देखेंगे, तो वो वहाँ पर क्या हो गया? एक इकोनॉमिक एजेंट के रूप में आपने काम किया है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। इकोनॉमिक डिसीजन कुछ भी हो सकता है, क्या प्रोडक्ट खरीदना है या फिर क्या प्रोडक्ट बेचना है, कौन सी जॉब करनी है। आपके पास मान लीजिए 2 जॉब हैं, उसमें से आप कौन सी जॉब लेंगे, तो वो डिसीज़न आपको लेना है, तो आप वहाँ पर इकोनॉमिक एजेंट हो गए। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या इंटरेस्ट रेट मार्केट में होगी, क्या टैक्स रेट मार्केट में होगी, कितना स्पेंड करना है। तो इसमें देखिए कौन कौन इंक्लूड हो गया। हम बेसिकली कंज्यूमर्स या हाउस होल्ड्स हो गए, गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी इंटरेस्ट रेट क्या होती है, टैक्स रेट क्या होती है, आरबीआई को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, बैंक्स यहाँ पर हो गए। तो कोई भी एक इंडिविजुअल यूनिट जो यहाँ पर डिसीजन ले रही है मार्केट में, और उस डिसीजन से मार्केट में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंसेज आ रहे हैं, दैट इज़ एन इकोनॉमिक एजेंट। नाउ इनविजिबल हैंड, देखिए इसके इनविजिबल हैंड को समझने से पहले मैं आपको पूरी इकोनॉमी की हिस्ट्री बताता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट, उससे आपको पूरी इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगी। एडम स्मिथ, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। अराउंड 1759 1776 में इन्होंने क्या नोट किया कि मार्केट है, लेट्स से दिस इज़ मार्केट, तो यहाँ पर जिन जिन लोगों की ज़रूरत है वो यहाँ पर मार्केट में गुड्स को खरीदने जाते हैं, ठीक है। इससे मार्केट में एक डिमांड बन रही है। दूसरी तरफ जो कंपनियां हैं वो उस गुड्स को वहाँ पर प्रोवाइड करवा रही हैं, तो इससे उनको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो एक तरह से ये साइकिल बना हुआ है। अब ये देखिए साइकिल आगे और बढ़ेगा। इन कंपनियों को अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर की ज़रूरत है, और इधर सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपना पेट पालने के लिए काम करने की ज़रूरत है, तो वो जाएंगे इन कंपनीज़ के पास, और कंपनी बदले में देगी इनको प्रॉफिट, वेजेज। तो इस तरह से एक मार्केट एक साइकिल के रूप में काम कर रहा है, और इसी को ही यहाँ पर इनविजिबल हैंड कहा गया है, क्योंकि इसे मार्केट में एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है। लेट सपोज ये कंपनियाँ अगर वेजेस पे नहीं करती हैं तो फिर लेबर इनके पास काम करने नहीं आएगा, और वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ये जो कस्टमर है इनको गुड्स की सप्लाई नहीं होगी, तो पूरी इकोनॉमी रुक जाएगी। तो यह इस तरह से एक पूरा साइकिल यहाँ पर एक काम कर रहा है, उसे ही इनविजिबल हैंड एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया है। और एडम स्मिथ का ये भी कहना था कि यहाँ पर
किसी भी तरह के इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर इंटरवेंशन किया जाएगा तो ये साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए उन्होंने लेजे फेयर अप्रोच की वकालत की थी, जिसमें रेगुलेटर को सिर्फ देखना है, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन जब 1929 की डिप्रेशन आई, आप सभी ने देखा होगा 1928-30 जो वर्ल्ड वॉर्स के बीच में एक डिप्रेशन आई थी, उसमें एक नए इकोनॉमिस्ट आए, मेनार्ड कीन्स। इन्होंने भी बहुत अच्छा आइडिया दिया। इनका कहना था कि अगर सरकार पॉजिटिव कदम नहीं उठाएगी तो जो पुअर सेक्शन है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, वो और ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड होता चला जाएगा और उससे पूरी इकोनॉमी, पूरी कंट्री बैठ जाएगी, सिविल वॉर्स होंगे, लड़ाइयाँ ज़्यादा होंगी। तो इसलिए सरकार को आगे आकर इंटरवेंशन करनी चाहिए इस साइकिल में, अलग अलग स्कीम्स के थ्रू, सब्सिडीज़ के थ्रू। तो यहाँ से फिर वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आया और यहाँ से ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आया। तो एडम स्मिथ ने जो चीज़ें कही वो माइक्रो इकोनॉमिक्स तक लिमिटेड रही, लेकिन मेनार्ड कीनीज के बाद में मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आया। अब आपने अगर नोट किया हो तो आईएएस में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से आते हैं। वो इसीलिए आते हैं क्योंकि यही वो एस्पेक्ट है जिससे सबसे ज़्यादा एक आईएएस ऑफिसर या एक एडमिनिस्ट्रेटर डील करता है। पूरी कंट्री में कितनी पॉवर्टी है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम है। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गया, एक इंडिविजुअल एजेंट को टारगेट कर रही हैं। वो मार्केट में क्या खरीदने जा रहा है, वहाँ पर मार्केट में क्या क्या गुड्स हैं उसके सामने। तो एक इंडिविजुअल एजेंट के बजाय एक एडमिनिस्ट्रेटर को पूरी कंट्री के बारे में सोचना होता है। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे सिलेबस का बड़ा पोर्शन बनती है और माइक्रो इकोनॉमिक्स से कभी कभी कोई क्वेश्चन आता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रॉडली आप समझ गए होंगे, लेकिन एक बार हम थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, वर्ड माइक्रो का मतलब आप जानते ही हैं, छोटा लेवल, मतलब स्मॉल लेवल। इसका मतलब हो गया हम यहाँ पर एक इकोनॉमिक एजेंट की बात करेंगे कि एक इकोनॉमिक एजेंट क्या डिसीजन ले रहा है और कैसे उसके डिसीजन मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जबकि मैक्रो का मतलब हो गया बड़ा, तो इसमें हम पूरी कंट्री, पूरे स्टेट इसको टारगेट करते हैं कि पूरी कंट्री में पॉवर्टी रेट कितनी है, पूरी कंट्री में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, पूरी कंट्री में कौन सी बड़ी इकोनॉमिक समस्या है। तो बड़े लेवल पे यहाँ पर जो डिसीजन हो गए दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट कह दीजिए, यूनिट कह दीजिए, मार्केट कह दीजिए, जबकि यहाँ पर हम पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। इट स्टडीज इश्यूज लाइक कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिविजुअल लेबर मार्केट, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये किसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, कंपनीज के लिए। मान लीजिए टाटा है, उसको ये जानना है कि मेरी जो कार्स हैं वो कौन से सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिक सकती हैं और कौन सी मुझे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करनी चाहिए, उसमें लोगों की क्या चॉइस है, लोगों को किस तरह का इंटीरियर चाहिए। तो वहाँ पर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स उसके लिए यूज़फुल हो गई। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या देखा जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाएगा कार वर्सेस मोटरसाइकिल वर्सेस, या फिर यूँ कह दीजिए पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर को यहाँ पर देखा जाएगा कि हमारी कंट्री में ऑटोमोबाइल सेक्टर का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें, हम इंपोर्ट को कम कर सकें, कैसे इसकी कॉस्ट को हम कम से कम लाएं। तो ये एस्पेक्ट यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में टारगेट किए जाएंगे, जहाँ पर हम पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखेंगे। इट अज्यूम्स दैट मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन कॉन्स्टेंट। जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर माइक्रो लेवल पर डिसीजन मेकिंग होगी, तो मैक्रो वेरिएबल्स को इग्नोर कर दिया जाता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या रहेंगी। जबकि यहाँ पर इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। माइक्रो वेरिएबल्स की मतलब मार्केट में एक इंडिविजुअल कौन सी कार खरीद रहा है उससे हमें मतलब ही नहीं है। मतलब आप एक चीज़ सोचिए, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी कंट्री के लिए आप पूरी इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, तो क्या ये एक डिसीजन आपके लिए मायने रखता है कि एक व्यक्ति टाटा की कार खरीद रहा है? आपके लिए ये डिसीजन मायने रखता है कि कितने लोगों की कैपेसिटी बनी है कार खरीदने की। ठीक है, तो आप बड़े लेवल पे वहाँ पे सोचेंगे। मेन टूल्स एंड डिमांड सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, जबकि यहाँ पर हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को देखेंगे। जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनी है उसको हम एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में डालकर उसको देखेंगे। इसे प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है क्योंकि डिमांड और सप्लाई से प्राइस निकल कर आएगी। वो कैसे आएगी वो हम आगे देखेंगे। जबकि इसे हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी के यहाँ पर 4 पोर्शन हैं। फर्म्स, जितनी भी कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट हो गई हमारी, गवर्नमेंट, इसके इंस्टीट्यूशंस, हाउस होल्ड जिसमें हम आ गए, और फाइनली एक्सटर्नल सेक्टर। ये सब तो हो गए कंट्री के अंदर के।
अब कंट्री बाहर की दुनिया से हम इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो वहाँ पे आ गया एक्सटर्नल सेक्टर, तो दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये 4 सेक्टर्स आते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स तो क्या कहता है कि हमारे सामने जो भी समस्या दी गई है उसे हम रियली में कैसे सोल्व कर सकते हैं और उसे किस तरह से हम सोल्व कर रहे हैं, तो वो तो हो गई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स यहाँ पर ओपिनियन, सजेशंस, आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इनसे डील करती है। अब देखिए मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। अमर्त्य सेन थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जॉबलेस ग्रोथ, तो ये किस में आएगी? ये आएगी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, कि यहाँ पर ये बता दिया कि हमारी ग्रोथ किस तरह से कर रही है, ओपिनियन हो गया, सजेशन हो गया कि हम कैसे उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया कि रियली में उस एम्प्लॉयमेंट को ठीक करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, जैसे कि मनरेगा स्कीम लॉन्च की है, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम लॉन्च की है, तो दैट इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कि रियलिटी में गवर्नमेंट ने या किसी भी एक्टर ने क्या एक्शन लिया है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, तो एक इकोनॉमी के क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं? ब्रॉडली 3 समस्याएं हैं हर इकोनॉमी के सामने, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो कोई से भी देश की हो। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच, क्या प्रोड्यूस किया जाए, क्या एग्रीकल्चर कमोडिटी ज़्यादा प्रोड्यूस की जाए, क्या इंडस्ट्रियल कमोडिटी ज़्यादा प्रोड्यूस की जाए, क्या सर्विसेज पे ज़्यादा जोर हो। अब आपने देखा होगा कि हमारी गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। ऐसे ही ऐसे गुड्स जो हमें चाइना से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, एंड हाउ मच, कितना उसको प्रोड्यूस करना है, ऐसा नहीं हो कि वो कल को बहुत ज़्यादा हो जाए। देन हाउ टू प्रोड्यूस, अब उसे प्रोड्यूस करने के लिए क्या मेथड हो, क्या टेक्नोलॉजी हो। फाइनली किसके लिए उसे प्रोड्यूस करना है, सिटीजन्स या गवर्नमेंट या प्राइवेट फर्म, और सिटीजन्स में भी कौन सा तबका, रिच तबका, पुअर तबका। तो ये हो गया। अब देखिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ जिससे ये तीनों क्वेश्चंस आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। एग्जांपल है बुलेट ट्रेन का, मतलब रेलवेज की हम बात कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं रेलवेज हमारी कंट्री में कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो अब क्या बुलेट ट्रेन प्रोड्यूस की जाए, तो दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस। और अगर प्रोड्यूस की जाए तो कौन कौन सी जगह पे, क्या सिर्फ अहमदाबाद से मुंबई पे ही हो या हम इसे और दूसरी सिटी को लिंक करने के लिए इसे लॉन्च कर सकते हैं, तो दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, बुलेट ट्रेन के लिए हमारे पास जापान की टेक्नोलॉजी है, चाइना की टेक्नोलॉजी है, हमारी खुद की टेक्नोलॉजी है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए। देन फॉर होम टू प्रोड्यूस, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है जिसकी वजह से बुलेट ट्रेन पे सवाल उठाए गए हैं कि बुलेट ट्रेन से तो हम सिर्फ रिच सेक्शन को यहाँ पर फ़ायदा पहुँचाएंगे, तो क्या वाकई में ये हमारा टारगेट है। मतलब बुलेट ट्रेन को लॉन्च करके हम पुअर सेक्शंस को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इसकी जो टिकट की प्राइस होगी वो पुअर सेक्शंस के लिए अनअफोर्डेबल होगी। तो क्या पुअर सेक्शंस को टारगेट करने के लिए बुलेट ट्रेन सही है? आंसर इज़ नो। तो इस तरह से इकोनॉमी के क्वेश्चंस को यहाँ पर एड्रेस किया जा सकता है। नाउ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के यहाँ पर 5 सेक्टर्स हैं। प्राइमरी सेक्टर जिसमें रॉ मटेरियल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, इनको जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशरी, ये जितने भी सेक्टर्स हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आ गए। सेकेंडरी सेक्टर में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू। तो मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, यूटिलिटी सर्विसेज, ये सब यहाँ पर आ गए। टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज सेक्टर आ गए, IT सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग। अब सर्विसेज इंटेंजिबल गुड्स हो गए एक तरह से, मतलब जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन जिनको हम एक पर्टिकुलर प्राइस देकर खरीदते हैं, तो वो यहाँ पर सर्विसेज हो गई। मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन का जवाब आप लेक्चर के बाद में या कमेंट में ज़रूर देना कि आप जो मोबाइल का रिचार्ज करवाते हो, लेट से रिचार्ज करने के लिए आपने कूपन खरीदा, ये सर्विसेज है या गुड्स? ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर मैं आपको कमेंट्स में ही दूंगा, जब भी किसी स्टूडेंट का आंसर आएगा तो मैं कमेंट में दूंगा। तो क्वेश्चन एक बार फिर से नोट कर लीजिए, रिचार्ज कूपन जो हम कभी भी लेते हैं वो सर्विसेज होते हैं और गुड्स। देन क्वाटरनरी सेक्टर, इसमें हायर लेवल सर्विसेज आ जाती हैं, इंटेलेक्चुअल या नॉलेज बेस्ड सर्विसेज, जैसे R&D हो गई, कंसल्टेंसी हो गई,
ठीक है, जैसे सीए का नॉलेज हो गया, डॉक्टर्स का नॉलेज हो गया, साइंटिस्ट हो गए। फिर क्वीनरी सेक्टर जिसमें हाई लेवल डिसीजन मेकिंग, जैसे आज आप देख सकते हो गवर्नमेंट सेक्टर में बड़े लेवल पे डिसीजन मेकिंग होती है, मीटिंग्स होती हैं, ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, तो दैट इज़ क्वीनरी सेक्टर्स। तो ये इकोनॉमी के 5 सेक्टर्स हो गए। लेकिन जब भी इकोनॉमिक्स की बात आती है तो ब्रॉडली हम इन 3 सेक्टर्स को ही डील करते हैं। ये 3 सेक्टर्स ही हमारे सामने आएंगे, जिसको हम कहेंगे ब्रॉडली एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन, पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर और कर्व, जिसे हम पीपीएफ या पीपीसी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पॉसिबल क्वांटिटीज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑफ 2 प्रोडक्ट्स इफ बोथ डिपेंड अपॉन द सेम फाइनाइट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। लेट सपोज हमारे पास एक रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है वीट, ठीक है, वीट के हमारे पास 100 kg हैं। या तो हम इस 100 kg से 50 kg ब्रेड बना लें, या हम इससे 20 kg बिस्किट बना लें। मतलब रिसोर्स एक ही है, वीट 100 kg इतना ही है, चाहे तो हम इससे ब्रेड बना लें, चाहे हम इससे बिस्किट बना लें। तो सेम रिसोर्सेज पर जब 2 गुड्स मैन्युफैक्चर होने के लिए डिपेंडेंट हैं तो उसे हम यहाँ पर पीपीएफ कहेंगे। अब देखिए हम इनके कॉम्बिनेशन को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे तो हमने बात की ब्रेड की, यहाँ पे हमने बात की बिस्किट की। अगर 50 kg ब्रेड होती है तो बिस्किट होगा 0, क्योंकि सारा का सारा वीट हमने यहाँ पे कंज्यूम कर लिया। अगर हम 1 kg बिस्किट प्रोड्यूस करते हैं तो इसका मतलब हमारा कितना वीट चला गया, 5 kg। लेट से 2 kg बिस्किट प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा वीट कम हो गया 10 kg। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप देख लेना, क्योंकि 20 kg अगर 100 kg से हो रहे हैं तो 1 kg बिस्किट बनाने में 5 kg वीट लग रहा है, तो 2 kg में कितना लगा, 10। तो अब ब्रेड के लिए कितना बचा, 90 kg, और 90 kg में ब्रेड कितनी बनेगी, 45। तो ऐसे ही नीचे सोन चलता रहेगा। अंत में बिस्किट कितना हो जाएगा, 20 kg, और ब्रेड हो जाएगी 0 kg। तो यही पीपीएफ हो गया। अब ये मैक्रो इकोनॉमी लेवल पे कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेट सपोज हमारी कंट्री में केरोसिन ऑयल की हम बात करें, ठीक है। अब केरोसिन ऑयल है वो हमारी कंट्री के पास प्रोडक्शन है 1000 लीटर का, उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करनी है, उससे हमें और भी काम करने हैं। तो ये हमारी इकोनॉमी में ब्रॉड लेवल पे डिसीजन लिए जाएंगे कि हम इसे बेस्ट से बेस्ट कैसे यूज करें। सिमिलरली पेट्रोल है या नेचुरल गैस है, जिसे हम फर्टिलाइज़र बनाने में भी यूज कर सकते हैं, जिसे हम ऑटोमोबाइल्स में भी यूज कर सकते हैं, जिसे हम घर की गैस में भी यूज कर सकते हैं। तो अब है तो लिमिटेड, तो सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पर हो, किस तरह से हम इसे बैलेंस करें, तो वो डिसीजन लेने में ये यहाँ पर हमारी मदद करता है। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड एज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन गुड दैट मस्ट बी फोरगोन टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ अनदर गुड्स। जैसे हमने यहाँ पर ये ब्रेड और बिस्किट का एग्जाम्पल देखा, सेम वैसा ही एग्जाम्पल यहाँ पर है कि बटर और ट्रैक्टर ये दोनों आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, सेम क्वांटिटी से, सेम गुड से। अगर आप 18 मिलियन ऑफ LBS बटर प्रोड्यूस करते हो तो ट्रैक्टर वहाँ पर 0 होगा, ठीक है, लेकिन यही 5 होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, या फिर ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है। तो दिस इज़ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास रॉ मटेरियल लिमिटेड है, अब उसको हम किन किन चीज़ों में यूज ले वो हम पर निर्भर करता है, ठीक है। और इसे ही ये पीपीएफ बताएगा। अब जैसे पीपीएफ ग्राफ पे अगर हम नज़र डालें तो इस ग्राफ पे जो भी पॉइंट्स आएंगे दीज आर दी ऑप्टिमम। इस ग्राफ के अंदर जो भी पॉइंट्स आएंगे, जैसे ये डी है, ये बताता है इनएफिशिएंसी, कि हमने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ नहीं किया। और इस ग्राफ के दूर जाना इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, गिवन टेक्नोलॉजी को देखते हुए हम इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल है पिज़्ज़ा या शुगर। तो अगर हम पिज़्ज़ा का ही प्रोडक्शन करते हैं और शुगर हमारी 0 रहती है तो ये हो गया पॉइंट, लेकिन ये ऑप्टिमम पॉइंट हो गया पूरा ये डायग्राम का। यहाँ पर हम क्या है, शुगर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, पिज़्ज़ा यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। तो एक ऑप्टिमम लेवल वहाँ पे हो गया जहाँ पे हम दोनों का प्रोडक्शन कर रहे हैं बेस्ट पॉसिबल मैक्सिमम नंबर में, दैट इज़ पीपीएफ। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगेन मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मैं आपको इसके 2-3 एग्जांपल दूंगा समझने के लिए।
लेट सपोज आपके पास 3 जॉब के ऑफर आए ABC। पहली जॉब में आपको 1 लाख रुपीज़ पर मंथ मिल रहे हैं, दूसरी जॉब में आपको 50,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहे हैं, तीसरी जॉब में आपको 80,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहे हैं। आप इस जॉब को चूज करोगे, ठीक है। हालांकि हो सकता है कि कुछ जॉब में, अब जैसे 50,000 वाली जॉब है, इसमें टाइम कम देना पड़ रहा था आपको, लेकिन इस 1,000 वाली जॉब को चूज करने के लिए आपने सबसे बेस्ट कौन सा अल्टरनेटिव खोया है? 80,000 वाला। तो जो भी अल्टरनेटिव आपने किसी डिसीजन को लेने के लिए खोया है, मतलब A को लेने के लिए आपने C को छोड़ा, तो ये 80,000 आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, अपॉर्चुनिटी इनकम हो गई। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपीज़ हैं जेब में, इससे या तो आप शूज़ खरीद लीजिए या कुछ और ख़रीद लीजिए, ठीक है। तो आप एक ऑप्शन को जब भी लेते हैं तो दूसरे ऑप्शन को आप छोड़ते हैं, उसे ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन, जब भी 2 चॉइस में से आप एक चॉइस लेते हो और दूसरी को छोड़ते हो तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। आप घर पे बैठे हैं, आपकी मम्मी ने आपको ऑप्शन दिया कि बेटा या तो भिंडी की सब्ज़ी खा ले या पनीर की सब्ज़ी खा ले। ये बात अलग है कि आप पनीर की सब्ज़ी चूज़ करेंगे, लेकिन पनीर की सब्ज़ी के लिए आपने भिंडी की सब्ज़ी को छोड़ा, तो वो आपकी वहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। ड्यू टू स्कैर्स रिसोर्सेज और लिमिटेड चॉइसेस, ओनली वन डिसीजन कैन बी मेड एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, उसे ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व। अब देखिए यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट रहेंगे, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप एंड बजट लाइन। तीनों कॉन्सेप्ट्स को हम साथ में देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच प्रोवाइड्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी टू कंज्यूमर। देखिए इसको डायग्राम से समझाता हूँ मैं आपको। ये तो है गुड्स A, मतलब कोई भी एक चीज़ है, ये है गुड्स B, ठीक है। तो अगर आप गुड्स A की 20 यूनिट और गुड्स B की 10 यूनिट्स ये लेते हैं तो आपको एक बराबर सेटिस्फेक्शन मिलेगा जितना आपको यहाँ पर मिल रहा है, जिसमें यहाँ पर B गुड्स की हो गई 30 यूनिट्स, A गुड्स की हो गई 12 यूनिट्स, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, सेम सेटिस्फेक्शन देंगे आपको। सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है कि आपकी जो नीड है उसको फुलफिल करना। तो चाहे आप यहाँ पर इसकी 10 और 20 ले लें, इसकी 30 या 12 ले लें, तो आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यह है इंडिफरेंस कर्व। लेकिन बजट लाइन क्या कहती है कि हाउ मच यू कैन अफोर्ड। लेट सपोज आपकी इनकम है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, तो इसमें आप क्या अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी एक ये लाइन हो गई, तो ये हो गई बजट लाइन। देखिए दोनों को समझना, दोनों आपको सेम सी लगेंगी। इंडिफरेंस कर्व में भी हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ला रहे हैं 2 गुड्स के। ऐसे ही बजट लाइन में भी हम क्या करेंगे, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स विच ए कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों की लैंग्वेज सेम है, लेकिन दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है, एंड है, वो डिफरेंट है। यहाँ पर तो हम इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी को देख रहे हैं, यहाँ पर हम अफोर्डेबिलिटी को देख रहे हैं। यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व में आपके पास पैसा अनलिमिटेड है इन 10 यूनिट 20 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 5,000 रुपीज़ लगे, इनको खरीदने में 10,000 रुपीज़ लगे। यहाँ पर पैसे की इक्वलिटी को नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर हम सेटिस्फेक्शन की इक्वलिटी को देख रहे हैं कि हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर नीड हमारी सबसे ज़्यादा कहाँ पर फुलफिल हो रही है। तो उसका ये डायग्राम हो गया, ठीक है। और ये बजट लाइन हमारी अफोर्डेबिलिटी, हमारी बजट के हिसाब से है कि दिए हुए बजट में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या खरीद पा रहे हैं, ठीक है। ये हो गई बजट लाइन। अब अगर हम इन दोनों को, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को एक ही डायग्राम पे उतारते हैं, तो ये तो हो गई AB, ये तो हो गई हमारी बजट लाइन, हमारी अफोर्डेबिलिटी को बताता है। और ये जो है IC, ये है इंडिफरेंस कर्व। तो ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्टिमम लेवल जो हमें किसी गुड्स को खरीदना चाहिए। अब देखिए कोई भी 2 अल्टरनेटिव जैसे आप सोच सकते हो, लेट सपोज कि आपको एक तो लेनी है कार और एक आपको लेनी है बाइक, ठीक है। दोनों की प्राइसेज अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर सेटिस्फेक्शन लेवल किस पे आएगा। लेट सपोज आप 10 कार खरीदते हैं और 20 बाइक खरीदते हैं, या फिर यहाँ पर आप 30 बाइक खरीदते हैं और 12 कार खरीदते हैं, तो सेम सेटिस्फेक्शन आएगा दोनों सिचुएशन में। लेकिन आपकी अफोर्डेबिलिटी भी देखी जाएगी कि क्या वाकई में आपके पास इतना पैसा है, ठीक है। वो यहाँ पर
इस कर्व से पता चलेगा। तो ये जो पॉइंट है, लेट से 5 कार और 5 बाइक, तो दैट इज़ दी ऑप्टिमम लेवल। हालांकि कार और बाइक का एग्जांपल तो मैंने बहुत बड़ा दे दिया, हमारी डेली लाइफ में आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। और लेट सपोज एक पुअर फैमिली है, उसको कई बार सोचना पड़ता है कि वो मिल्क ले, वीट ले, राइस ले, किस चीज़ को वो खरीदे, कितना खरीदे, ठीक है। तो लेट सपोज वो वीट और राइस की बात करें, ये सबसे सटीक एग्जांपल हो सकता है कि ए तो है वीट और बी है राइस, मतलब गुड्स ए तो हो गया वीट, यहाँ पर तो हम रखेंगे वीट, यहाँ पर हम रखेंगे राइस। तो 20 केजी तो वीट खरीद लो और 10 केजी राइस खरीद लो, तो परिवार की जितनी भी आवश्यकताएं वो पूरी हो जाएंगी। या फिर यहाँ पर यूँ कह दीजिए 10 केजी तो वीट खरीद लो और 12 केजी तो वीट खरीद लो और 30 केजी राइस खरीद लो, तो भी परिवार की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन प्राइस का यहाँ पर हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप दूसरे केस में देखेंगे तो प्राइस ज़्यादा लग रही है, लेकिन दूसरे यहाँ पर हम प्राइस की रेस्ट्रिक्शन को देखेंगे, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे वीट है और यहाँ पे राइस है, तो इन दोनों की प्राइस को देखते हुए हम देखेंगे कि हम किसको खरीद पा रहे हैं, कितना खरीद पा रहे हैं। अगर एक की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो दूसरे की कम हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पर राइस की क्वांटिटी 1 से जैसे ही 2 करेंगे तो आप देखोगे ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। हम ए से बी नीचे आ गए, मतलब जो पहले हम 10 खरीद रहे थे वो 8 ही खरीद पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये बजट लाइन काम करती है, और दोनों को जब मिला के हम एक साथ लाते हैं तो एक ऑप्टिमम लेवल निकल के आ जाता है। लेट से दिस इज़ द ऑप्टिमम लेवल, मतलब हमें 6 किलो वीट खरीदना है और 2 किलो राइस खरीदना है, जो हमारे बजट में भी रहेगा और हमारी आवश्यकताओं को भी पूरी करेगा। थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसलिए थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके ये समझ में आ जाएगा। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। कॉन्वेक्स इन नेचर, आप देख सकते हो एक कर्व ऐसा है, ये कॉन्वेक्स हो गया, इसको हम कॉन्केव कहते हैं। स्लोप्स डाउनवर्ड, ये हमेशा नीचे की तरफ स्लोप होगा। नेवर टचेज एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई को कभी भी टच नहीं करेगा, क्योंकि एक्स एंड वाई को टच करने का मतलब क्या है, हमने एक गुड्स को ही खरीदा है, दूसरे को जीरो कर दिया, जो कभी पॉसिबल नहीं है। टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अब इसको हम यहाँ पर इस इंडिफरेंस मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर 3 इंडिफरेंस कर्व हैं। जब सेम क्वांटिटी को मतलब सेम गुड्स को जब हम अलग अलग आईसीज में लेकर आते हैं तो वहाँ पर बनता है इंडिफरेंस मैप। व्हेन फैमिली ऑफ इंडिफरेंट कर्व्स रिप्रेजेंटिंग द कंज्यूमर प्रेफरेंसेज और ऑल बंडल ऑफ 2 गुड्स, मतलब अलग अलग जितने भी गुड्स हैं उन सबको जब आप उतारेंगे, अलग अलग हाइपोथेटिकल सिचुएशन को साथ में लेकर आएंगे, तो ये हमारे सामने सिचुएशंस अलग अलग आती हैं, उसको हम आईसीज कहते हैं। और जब सारी आईसीज को एक साथ प्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल सा अगर आप इसे देखना चाहें तो इंडिफरेंस मैप का मतलब क्या हो गया, व्हेन देयर इज मोर देन वन इंडिफरेंस कर्व इन सिंगल ग्राफ, तो उसे हम इंडिफरेंस मैप कह देंगे, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कभी भी 2 इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। द स्लोप ऑफ कर्व इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये जो सब्सटीट्यूशन हो रहा है, कम होता जा रहा है, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है। हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अगर इंडिफरेंस कर्व जितना ज़्यादा रहेगा, जितने ज़्यादा उसमें पॉइंट्स मिलेंगे, वो उतनी ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हमें दिखाएंगे। बजट लाइन भी हमने देख लिया है और ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर्स। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं मार्केट क्या होता है। व्हाट इज मार्केट? मार्केट हम किसे कहेंगे? आप लोग कई बार कहते हैं मैं बाजार जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ, उसका मतलब क्या है? मार्केट का मतलब है कोई भी ऐसी प्लेटफॉर्म या कह दीजिए प्लेस, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन मार्केट भी होने लग गए, जहाँ पर गुड्स बेचने वाले सेलर भी हैं और गुड्स खरीदने वाले बायर भी हैं, तो वो हो गया मार्केट। जहाँ पर खूब सारे सेलर हैं, खूब सारे बायर हैं, वो हो गया मार्केट। और जहाँ पर चीज़ें खरीदी और बेची जा रही हैं फॉर ए सर्टेन प्रॉफिट कंसिडरेशन, जिसको हम टेक्निकल टर्म में कंसिडरेशन भी कहते हैं, तो वो हो गया मार्केट। अब देखिए मार्केट स्ट्रक्चर हम किसे कहेंगे? मार्केट स्ट्रक्चर रेफर्स टू हाउ डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड एंड डिफ्रेंशिएटेड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड नेचर ऑफ कंपटीशन। तो देखिए यहाँ पर 5 ऐसे टाइप्स हैं एक मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। बेसिकली
हम एक एक को समझ लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? आपने कई बार देखा होगा कि आप एक दुकान पे जाते हैं, एक शॉपकीपर के पास जाते हैं और वो गुड्स सिर्फ उसी दुकानदार के पास अवेलेबल है, कहीं भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो वो हो गई उसकी मोनोपोली। ओलिगार्की के मतलब क्या है? जब किसी गुड्स को बेचने वाले 4 से 5 सेलर ही होते हैं, मतलब लिमिटेड सेलर हैं। मोनोपोली का एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ही सेलर है, रेलवेज का आप एग्जांपल ले सकते हैं। अभी तक जब तक इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है तब तक हम रेलवेज का एग्जांपल ले सकते हैं। हमें सिर्फ IRCTC से ही रेलवे की टिकट खरीदनी होगी। ऐसे ही ओलिगार्की में आप सीमेंट का एग्जांपल ले सकते हैं, 4-5 कंपनियां हैं। एक्सक्यूज मी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नाउ व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर लिमिटेड खरीदने वाले और लिमिटेड बेचने वाले हैं। ठीक है, मार्केट में कंपटीशन तो है, लेकिन वहाँ पर गुड्स खरीदने वाले और बेचने वाले खूब लोग हैं। कंपटीशन किस चीज़ का है? लेट्स से हम बात करें टूथपेस्ट की, तो कोलगेट ने यहाँ पर मार्केट को डोमिनेट किया हुआ है। हालांकि इसका कंपटीशन पेप्सोडेंट से भी है, पतंजलि से भी है। अब धीरे धीरे जैसे पतंजलि है, ये कंज्यूमर गुड्स में मार्केट को डोमिनेट करती जा रही है, तो वहाँ पे एक डोमिनेट प्लेयर भी है। और बेसिकली ये किस में होता है? इन्फीरियर गुड्स में ये ज़्यादा होता है। परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पर खरीदने वाले बेचने वाले सब बराबर हैं, किसी का डोमिनेशन नहीं है। मोनोप्सनी, इसका मतलब क्या है? जब बायर एक ही है, व्हेन देयर इज ओनली वन बायर। हमने मोनोपोली देखा जहाँ पर सिर्फ एक सेलर है। मोनोप्सनी का मतलब है जहाँ पर सिर्फ एक बायर है। जैसे कई बार नहीं होता, किसी चीज़ को खरीदने वाली सिर्फ गवर्नमेंट होती है, जैसे डिफेंस के प्रोडक्ट्स हो गए तो वो सिर्फ गवर्नमेंट ही खरीदती है। मिसाइल किसी प्राइवेट कंपनी के क्या काम की है, तो वहाँ पे हो गए मोनोप्सनी। तो ये 5 अलग अलग स्ट्रक्चर हो गए। मोनोपोली में तो क्या होता है, एक ही सेलर है, उसी से ही माल खरीदना पड़ेगा। खरीदने वाले बहुत सारे हैं, तो वो जो बेचने वाला है वो अपनी मनमानी प्राइस पे उसको बेच सकता है। ओलिगार्की में सिर्फ 4-5 प्लेयर्स बेचने वाले हो गए। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कंपटीशन तो अच्छा है, लेकिन मार्केट में कुछ डोमिनेंट प्लेयर हैं, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की वजह से, एडवर्टीजमेंट की वजह से, कह दीजिए किसी भी वजह से, मतलब एक कंपटीशन मार्केट में अगर किसी ने डोमिनेट किया हुआ है। परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पर किसी का डोमिनेशन नहीं है, सभी खरीदने बेचने वाले बराबर होते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी एक मार्केट में जाते हैं, आप जिस भी शहर में रहते हैं उसमें कोई ना कोई चीज़ का मार्केट होता होगा। जैसे दिल्ली में मान लीजिए ऑलमंड्स का एक मार्केट है, टीवी का मार्केट है, जहाँ पर टीवी की बहुत सारी दुकान है, टेक्सटाइल का मार्केट है। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाते हैं, खूब सारी दुकान है, आप चाहे जिस दुकान में घुस सकते हैं, चाहे जिस दुकान में आप खरीद सकते हैं, और आपके जैसे खरीदने वाले बहुत सारे हैं, तो वो हो गया परफेक्ट कंपटीशन। देन फाइनली मोनोप्सनी। मोनोप्सनी का मतलब जहाँ पर बायर एक ही है, जैसे हमारी गवर्नमेंट हो गई। तो टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड नेचर ऑफ कंपटीशन, इससे पता चलता है मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है। नाउ नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कई बार आपने इनके बारे में सुना होगा। ठीक है, अब हम इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। मान लीजिए एक गुड्स है, उसको खरीदने वाले 5 जने हैं, या 5 क्वांटिटी की डिमांड की गई है, तो लॉ ऑफ डिमांड कितनी हो गई यहाँ पर? 5। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है? लॉ ऑफ डिमांड कहती है कि इस गुड्स की अगर प्राइस बढ़ेगी तो इसे खरीदने वाले कम हो जाएंगे। लेट से 4 ही हो जाएंगे। लेट से कार है, उसकी प्राइस है 5 लाख रुपीज़ और ख़रीदने वाले हैं 5, लेकिन कार तो एक ही है। ठीक है, अब इस खरीदेगा तो एक ही जना, तो ये क्या करेगा, अपनी कार की प्राइस तब तक बढ़ाता रहेगा जब तक सिर्फ एक ही कंज्यूमर ना बचे। लेट से इसने 7 लाख रुपीज़ की, जिसमें सिर्फ एक जना इसे खरीद सकता है, तो इस तरह से प्राइस बढ़ने से डिमांड करने वाले कम हो गए। तो देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। अगर यही कार जिसकी प्राइस यहाँ पर 5 लाख रुपए घटकर 4 लाख रुपए हो गई, तो 2 कस्टमर और जुड़ जाएंगे और इसे खरीदने वाले 7 हो जाएंगे। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहती है? लॉ ऑफ सप्लाई कहती है अगर किसी गुड्स की प्राइस बढ़ेगी, लेट से किसी गुड्स की प्राइस 5 लाख से 7 लाख हो गई, तो अब इसे बेचने वाले बढ़ जाएंगे,
क्योंकि बेचने वालों का तो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। आपने देखा होगा मार्केट में जब भी गोल्ड की प्राइस बढ़ती है तो उसे बेचने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, शेयर की प्राइस बढ़ी तो उसे बेचने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। तो लॉ ऑफ सप्लाई कहती है देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, ये कहती है लॉ ऑफ सप्लाई। लेकिन आप अगर इन दोनों लॉज को देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के काउंटर है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि प्राइस बढ़ेगी तो खरीदार कम हो जाएंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि प्राइस बढ़ेगी तो यहाँ पर ये बेचने वाले, सप्लाई बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जब तक एक इक्विलिब्रियम नहीं बन जाता, मतलब खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों बराबर क्वांटिटी में नहीं आ जाते, तब तक ये दोनों लॉ काम करती रहेंगी और इसे ही हम लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कहेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से इकोनॉमिक्स को समझना काफ़ी आसान रहता है। लेट सपोज हम कार का ही एग्जांपल ले लें। एक कंपनी है, लेट से मार्केट में 5 कार हैं, ठीक है, और इन 5 कार की प्राइस, एक कार की प्राइस है 5 लाख रुपीज़। ओके, अब इसको खरीदने वाले कितने लोग हैं? 3 लोग, 3 ही लोग हैं, तो 2 कार यहाँ पर बच जाएंगी। तो अब कंपनी क्या करेगी, इन 2 कार की प्राइस घटा देगी, 4 लाख कर देगी। और 4 लाख में लेट सपोज एक कस्टमर और आ गया, अभी भी एक कार बच गई, तो फिर से प्राइस गिरा दी जाएगी और यहाँ पर क्या होगा, 3 लाख कर दी जाएगी और एक और कस्टमर मिल जाएगा। तो जितनी सप्लाई थी उतनी ही डिमांड हो गई। 5 अगर कार थी तो 5 ही खरीदने वाले हो गए। यही रिवर्स हो सकता है, जैसे 5 कार हैं, खरीदने वाले 10 लोग हैं और इसकी प्राइस है 5 लाख। तो अब कंपनियां क्या करेंगी, या तो वो 5 कार की सप्लाई बढ़ाएंगी या तो वो इसमें 5 कार और जोड़ेंगी ताकि वो पूरे 10 कस्टमर को बेच सके, क्योंकि डिमांड है, लेने वाले हैं। अगर एक कार में कंपनी का फ़ायदा है 50,000 रुपये का, तो वो 5 कार और बेचकर क्यों अपना 2.5 लाख का प्रॉफिट छोड़ना चाहेगी? तो या तो वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी, सप्लाई बढ़ाएगी। अगर कंपनी सप्लाई नहीं बढ़ा सकती तो वो इसकी प्राइस बढ़ाएगी 5 कारों की, 5 लाख से कर देगी 7 लाख, तब तक करेगी जब तक ये 5 लोग ना बचें। तो इस तरह से डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, उसे ही हम लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने अपनी लाइफ में कोई कोचिंग ज्वाइन की होगी, लेट से आप IAS की कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, और जहाँ पर आप ज्वाइन करने जा रहे हैं वहाँ पर सिर्फ 300 सीट हैं, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स वहाँ पर कितने जाना चाहते हैं? 1000। तो ये कोचिंग क्या करेगी, अपनी प्राइस को बढ़ाना स्टार्ट कर देगी। हर साल वो अपनी प्राइस को लेट से 20,000 बढ़ाएगी, 30,000 बढ़ाएगी, 40,000 बढ़ाएगी, ताकि जितने स्टूडेंट हैं वो उतनी डिमांड वो पूरी कर सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप एक ऐसी कोचिंग में जाते हैं जहाँ पर 300 सीट हैं, स्टूडेंट सिर्फ 100 हैं। अब वो कोचिंग क्या करेगी, वो कोचिंग आपको डिस्काउंट भी दे देगी। आप जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, कहेंगे कि मैं तो सिर्फ इतने ही रुपए दे सकता हूँ, तो वो कोचिंग कहेगी ठीक है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास 200 सीट खाली पड़ी हैं, उसमें से एक सीट में आप कम पैसे में भी आ जाते हो, तो हमें क्या नुकसान है। अब ऑनलाइन आने से क्या चेंजेस आ गए, ऑनलाइन में यहाँ पर लिमिटेशन नहीं रहती है, जो फिजिकल की 300 की लिमिटेशन है वो यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर जो लंबी सप्लाई है उसे ऑनलाइन में फुलफ़िल किया जा सकता है, जो आपने नोट किया होगा। तो इस तरह से लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई काम करती है। तो ये तो हो गया डिमांड का कर्व, ये हो गया सप्लाई का कर्व, ये दोनों एक पॉइंट पे ज़रूर मिलेंगे और वही ऑप्टिमम पॉइंट बन जाएगा। जैसे डिमांड कर्व क्या कहता है कि जैसे जैसे क्वांटिटी की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी प्राइस घटेगी, क्योंकि प्राइस घटेगी तभी तो डिमांड बढ़ेगी। आप देख सकते हो जब 1000 क्वांटिटी है तब सबसे ज़्यादा डिमांड है, जब 5000 क्वांटिटी है तब सबसे कम डिमांड है। दूसरी तरफ लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, जैसे जैसे क्वांटिटी की सप्लाई आप बढ़ाओगे वैसे वैसे यहाँ पे प्राइस में डिफरेंस आता जाएगा, या यूँ कहिए प्राइस बढ़ती जाएगी तो सप्लाई बढ़ती जाएगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ गुड्स एंड लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मतलब अलग अलग तरह के गुड्स और कैसे इनको डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। सबसे पहले नॉर्मल गुड्स, कोई भी नॉर्मल गुड अगर उनकी प्राइस बढ़ेगी तो उनकी डिमांड घटेगी, तो दिस इज़ नॉर्मल गुड्स, ठीक है। नॉर्मल गुड्स कोई भी आप गुड्स ले सकते हो, मतलब आप यूँ कह दीजिए इन 5 गुड्स को छोड़कर जो भी गुड्स हैं उनको हम नॉर्मल गुड्स कहेंगे। तो ऐसे गुड्स जो लो
ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को सीधा सीधा फॉलो करते हैं, वो हो गए नॉर्मल गुड्स। अब बात करते हैं हम सब्सटीट्यूट गुड्स की। सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं? लेट्स से कोई व्यक्ति है, वो टी भी पीता है और कॉफ़ी भी पीता है, ठीक है, दोनों हैं 10 रुपये के। नाउ जस्ट इमेजिन, चाय की कीमत 10 रुपये से बढ़कर 15 रुपये हो जाती है, लेकिन कॉफ़ी की कीमत 10 रुपये ही रहती है। तो वो व्यक्ति अब क्या प्रीफर करने लगेगा? वो इसको प्रीफर करने लगेगा। ऐसे मान लीजिए आप कोई एक चीज़ है, लेट से कोलगेट है, वो आप 2 दुकान से ख़रीदने जाते हैं। एक दुकान वाला उसे 100 रुपये में दे रहा है, एक 120 में दे रहा है, आप किससे खरीदेंगे? 100 वाले से, ठीक है। तो ये सब्सटीट्यूट गुड्स क्या कहता है? 2 गुड्स हैं जो एक दूसरे से सब्सटीट्यूटेबल हैं। अगर किसी एक की प्राइस बढ़ गई तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब उस सस्ते वाले को खरीदने लग जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, मतलब एक के बिना आप दूसरे को नहीं खरीद सकते, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। लेट से आपने शर्ट खरीदी है और आपको साथ में पैंट लेना भी ज़रूरी है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आपने शूज़ लिए हैं, साथ में आपको सॉक्स लेने भी ज़रूरी हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए शूज़ की प्राइस बढ़ेगी, शूज़ की प्राइस बढ़ेगी तो सॉक्स की डिमांड भी गिर जाएगी, क्योंकि लोग शूज़ को कम खरीदने लगेंगे। अगर शूज़ की प्राइस बढ़ी तो लोग शूज़ को कम खरीदने लगेंगे, तो फिर वो सॉक्स को भी कम खरीदने लगेंगे। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जिनकी अगर प्राइस गिरती है तो उनकी डिमांड बढ़ती है। सॉरी, मतलब ऐसे भी ले सकते हैं, या आप इसे इनकम से भी लिंक कर सकते हैं। मतलब जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो इनको कम से कम खरीदते हैं। जैसे केरोसिन ऑयल था, पहले सब लोग खरीदते थे, लालटेन सब लोग खरीदते थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों का इनकम स्टेटस ऊपर होता गया वैसे वैसे उन्होंने केरोसिन को कम खरीदना स्टार्ट कर दिया, तो वो हो गया इन्फीरियर गुड्स। मतलब जैसे ही लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, उन्होंने उन इन्फीरियर गुड्स को खरीदना कम कर दिया। अब हैं 2, गिफेन गुड्स एंड वेबलेन गुड्स। देखिए इन दोनों में डिफरेंस आप समझिएगा। गिफेन गुड्स और वेबलेन गुड्स, ये दोनों क्या कहते हैं कि जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ती है इनकी भी डिमांड बढ़ जाती है, या यूँ कहिए जैसे ही इनकी प्राइस बढ़ती है तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है। मतलब जो डिमांड, जो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अपोजिट काम कर रही है। लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में हमने क्या देखा था? लॉ ऑफ डिमांड में स्पेशली कि जब प्राइस बढ़ेगी तो वहाँ पर डिमांड कम होगी, लेकिन यहाँ पर तो प्राइस बढ़ रही है फिर भी डिमांड बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि कई गुड्स ऐसे हैं जिनकी प्राइस ज़्यादा रहती है फिर भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं। जैसे रॉयल एनफील्ड का एग्जांपल ले लीजिए। आज काफ़ी युवा, चाहे कैसी भी बाइक हो, चाहे कैसा भी शोर मचाती हो, लेकिन जैसे ही हाथ में ज़्यादा पैसा होगा तो बढ़िया से बढ़िया बाइक खरीदना चाहेंगे, बढ़िया से बढ़िया कार खरीदना चाहेंगे। तो लग्जरियस आइटम इस श्रेणी में आते हैं। महंगी से महंगी पेंटिंग्स हैं, उनके उतने ही बड़े खरीदार मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्राइस बढ़ने के साथ उनकी डिमांड बढ़ी है, इनकम बढ़ने के साथ उनकी डिमांड बढ़ी है। ये दोनों हो गए गिफेन एंड वेबलेन गुड्स। अब गिफेन और वेबलेन गुड्स में क्या डिफरेंस है? वेबलेन गुड्स तो होते हैं लग्जरी आइटम्स, और गिफेन आइटम्स क्या होते हैं? गिफेन गुड्स हम कहते हैं इन्फीरियर आइटम्स को। जब इन्फीरियर आइटम्स की प्राइस बढ़ती है फिर उनकी डिमांड बढ़ जाती है तो उनको हम गिफेन गुड्स कहते हैं। अब देखिए इसको एक एग्जांपल से समझाना पड़ेगा। लेट्स से एक फैमिली है जिसकी इनकम है 100 रुपये। इस 100 रुपये को उन्होंने कैसे बांट रखा है? एक तो वो राइस खरीदते हैं, एक वो वीट खरीदते हैं। राइस की प्राइस है 5 रुपये पर केजी, वीट की प्राइस है 20 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। लेट्स से 10 रुपीज़ पर केजी। तो ये तो खरीदते हैं 10 केजी और ये वो खरीदते हैं 5 केजी। तो इस तरह से क्या हो गया? 50 रुपीज़ यहाँ, 50 रुपीज़ यहाँ। इस तरह से उनका बजट काम कर रहा है, ओके। अब लेट सपोज राइस की प्राइस 5 रुपये से बढ़कर कितने रुपए हो गई? लेट से 5 रुपये से बढ़कर 6 रुपये हो गई, ₹6। तो अब ₹6 होते ही तो ये 60 हो गया और ये 1110 हो गया। बजट गड़बड़ा गया क्योंकि इनकम तो 100 रुपये ही है। तो अब इसे वो कैसे एडजस्ट करेंगे?
वो यहाँ पर राइस की क्वांटिटी को और ज़्यादा बढ़ा देंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 15 kg, तो इस तरह से 90 रुपये। और वीट को वो सिर्फ 1 kg ही लेंगे, 10। तो ये 10 से बढ़कर कितनी क्वांटिटी हो गई, 15, इंक्रीमेंट हुआ 5 kg का। तो इसे ही हम कहते हैं कि जहाँ पर प्राइस बढ़ने के साथ जिसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जो इन्फीरियर गुड्स हैं वो तो हो गई गिफेन, और लग्जीरियस आइटम्स हैं जैसे रॉयल एनफील्ड हो गई, ओडी कार हो गई, मर्सिडीज़ हो गई, कोई बढ़िया आर्ट का आइटम हो गया, वो हो गया वेबलिन गुड्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एडम स्मिथ्स 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। यहाँ पर एडम स्मिथ ने किसी भी टैक्सेशन सिस्टम के लिए 4 बेसिक कैनन्स प्रिंसिपल्स दिए हैं। कैनन ऑफ इक्वालिटी क्या कहता है? देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी लोगों से बराबर टैक्स लो। इसका मतलब ये है कि रिच लोग तो ज़्यादा टैक्स पे करें और पुअर पीपल कम टैक्स पे करें। जैसे आपने इनकम टैक्स की स्लैब्स को देखा होगा कि कैसे 2,50,000 तक 0% टैक्स रहता है, फिर 5% बढ़ता है, और लास्ट में जिनकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है उन पे 30% टैक्स लगता है। कैनन ऑफ सर्टेनिटी, सर्टेनिटी क्या कहता है कि टैक्स सिस्टम में अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे कई बार नहीं होता, हमारी गवर्नमेंट कोई टैक्स लगा लेती है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा लेती है, उससे मार्केट में अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो वो अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, एक सर्टेनिटी रहनी चाहिए कि टैक्स इतना लगेगा और इतना देना है। कन्वीनियंस, टैक्स को पे करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे आपको टैक्स पे करना है, आप ऑनलाइन जाएं और अपना टैक्स पे कर दें। टैक्स ऑफ इकोनॉमी, टैक्स को कलेक्ट करने में कम से कम खर्चा हो, मतलब गवर्नमेंट जो भी हमारा टैक्स कलेक्ट कर रही है उसमें कम से कम खर्चा हो। अगर उसमें ज़्यादा खर्चा होगा, ज़्यादा कॉस्ट होगी, तो ज़्यादा पैसा वेस्ट होगा। तो ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी टैक्सेशन सिस्टम के लिए ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। नेक्स्ट, पैराडॉक्स ऑफ ट्रिफ्थ, ये दिया था मेनार्ड कीनीज ने। ठीक है, इसे समझने से पहले हम इकोनॉमिक या बिजनेस साइकिल को समझते हैं। देखिए, बिजनेस में अलग अलग फेजेस होते हैं इकोनॉमी में। इसको हम बिजनेस साइकिल के नाम से भी जानते हैं, इसको हम इकोनॉमिक साइकिल के नाम से भी जानते हैं। एक तो होता है एक्सपांशन का फेज़। एक्सपांशन का फेज़ कब होता है? जब हमारी जीडीपी रेट बढ़ रही होती है। जब हमारी जीडीपी रेट 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 ऐसे बढ़ रही होती है, उसे हम कहते हैं एक्सपांशन का फेज़। एक आता है बूम का फेज़। लेट से हमारी जीडीपी पहुंच गई 10% पे ग्रोथ रेट, एक बूम आ गया, एक पीक आ गया, फिर वहाँ से गिरनी स्टार्ट होती है। तो लेट से 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, तो ये हो गया रिसेशन का फेज़। फिर फाइनली डिप्रेशन का फेज़, जहाँ पर हमारी जीडीपी नेगेटिव में चली जाती है, लेट से -1%। 0 तक तो वो रिसेशन में रहेगी, जैसे ही 0 से नीचे जाएगी तो दैट इज़ डिप्रेशन। तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी काम करती है। ठीक है, एक्सपांशन का फेज़ क्या हो गया? जहाँ पर डिमांड मार्केट में अच्छी है, लोग अच्छी डिमांड कर रहे हैं, मार्केट में पैसा बहुत है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को ख़रीदा जा रहा है, और अच्छी लोगों को इनकम हो रही है, गवर्नमेंट को टैक्सेज अच्छे मिल रहे हैं। फिर बूम वो फेज़ आ गया जहाँ पर इकोनॉमी सबसे बेस्ट पोजीशन में होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा है इकोनॉमी के लिए, सब कुछ अच्छा जनरेट हो रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे कमी आने लगती है, मतलब जब मार्केट में लोग कम पैसा दे रहे हैं, कम चीज़ें खरीद रहे हैं, तो फिर कंपनियों का माल नहीं बिक रहा, लोगों का रोज़गार खतरे में आने लग जाता है। डिप्रेशन वो फेज़ आ गया जहाँ पर लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, तो कंपनियों का माल नहीं बिक रहा, लोगों की जॉब छिन चुकी है, गवर्नमेंट के पास टैक्स रिवेन्यू नहीं आ रही, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है कि वो उसे खर्च करे, तो वो हो गया डिप्रेशन का फेज़। तो अब यहाँ पर जॉन मेनार्ड कीनीज का क्या कहना था? पर्सनल सेविंग्स, मतलब जो भी फैमिलीज़ आप या मैं जो सेविंग्स करते हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डेट्रीमेंटल है रिसेशन के दौरान स्पेशली। क्योंकि होगा क्या, सेविंग्स करेंगे तो मार्केट में पैसा नहीं जाएगा, हम मार्केट में उस पैसे को यूज़ नहीं करेंगे, मार्केट में पैसा नहीं जाएगा तो इकोनॉमी नहीं चल पाएगी, कंपनियों का माल नहीं बिकेगा और गवर्नमेंट को टैक्स रिवेन्यू नहीं होगी, तो इससे रिसेशन से इकोनॉमी और ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाएगी। तो इसे ही पैराडॉक्स ऑफ ट्रिफ्थ कहा गया है। वैसे तो सेविंग्स को अच्छा माना जाता है, लोग सेविंग करेंगे, उसे बैंक में जमा कराएंगे, तो फिर कंपनियों को लोन मिलेगा, तो कैपिटल फॉर्म होगी। लेकिन अगर वो उसे बैंक में जमा नहीं कराते हैं, अपने पास ही रख लेते हैं, या मार्केट में ख़रीदने नहीं जाते हैं, बैंक में ही जमा करा रहे हैं लेकिन मार्केट में ख़रीदने नहीं जा रहे हैं, तो कंपनियों का माल नहीं बिकेगा, कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी, लोगों का रोज़गार चला जाएगा। तो इस तरह से रिसेशन के दौरान लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें, वही इकोनॉमी के लिए अच्छा रहता है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी रिसेशन या डिप्रेशन आता है तो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में निकालना चाहती है। ठीक है, तो दैट इज़ पैराडॉक्स ऑफ ट्रिफ्थ।
तो चलिए इसी के साथ ही हमारा लेक्चर समाप्त होता है, चैप्टर 1 हमारा समाप्त होता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर इस ईमेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आने वाली न्यू लेक्चर्स या जो भी ये लेक्चर है उनकी PDF ये सब आपको यहाँ पर मिलेगी। फ्यूचर में अगर पॉसिबल हुआ तो हम एक ऐसी स्कीम भी, एक ऐसा इनिशिएटिव भी लेंगे जिसमें हर लेक्चर के बाद में मेंस का क्वेश्चन होगा जिसका आप आंसर इस टेलीग्राम चैनल में डाल सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, इन लेक्चर्स को आप ज़रूर शेयर करें। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी इससे फ़ायदा हो सकता है या आप इस इनिशिएटिव को वाकई में अच्छा मानते हैं तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स वीडियोज़ को देखेंगे, इन वीडियोज़ को एक्सेस करेंगे, उतना ही मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।